16 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए। उसमें से इनिशियल शुरुआती पूछताछ के बाद 10 लोगों को अरेस्ट करने का निर्णय लिया है हमने। बाकी जो सस्पेक्ट हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इन सर्चेस के दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, कई वेपन्स रिकवर किए गए हैं और एक कंट्री मेड रॉकेट लॉन्चर भी रिकवर किया गया है। यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार कहीं पे भी अलगाववादी आतंकवादी हैं उनको छोड़ेगी नहीं, उनको ढूंढ निकालेगी और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बहनों ये हमारे ये वहीं के रहने वाले हैं, पुराने पैदाइशी इनकी जो चौहान बागा जाफराबाद की है, इनका मेडिकल स्टोर है और पूरा इलाका जानता है जो इसमें साजिश की जा रही है इनके साथ में। गृह मंत्री का पिछले दिनों दिया गया वो वक्तव्य है जिसमें उन्होंने गर्व के साथ कहा था कि इंडियन मुस्लिम्स में ISIS की छाप ना के बराबर। तालठोक के स्पेशल एडिशन के नए अंदाज के साथ मैं हूं सचिन हरणे। देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी जिहादी साजिश का खुलासा हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA ने एक साथ दिल्ली और यूपी की 17 जगहों पर छापेमारी की और इस छापेमारी के बाद जो खुलासा सामने आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे पूछताछ के बाद ये पता लगा है कि आतंकी बम बनाते ही धमाके की तैयारी में है। गणतंत्र दिवस की परेड निशाने पर थी। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, दिल्ली में RSS का दफ्तर, देश के बड़े नेता, ये सब निशाने पर थे। आप अंदाजा लगाइए, ग्रेनेड लॉन्चर तक की बरामदी हुई है और जो मुख्य आरोपी है सुहेल, वो अमरोहा का मौलवी है। ये लोग विदेशों में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। तो ये बताता है कि साजिश कितनी बड़ी थी जिसका NIA ने वक्त रहते खुलासा कर दिया। और इसलिए तालठोक के स्पेशल एडिशन में हम कुछ बड़े सवाल उठा रहे हैं। पहला सवाल, 2019 से पहले आतंकियों का क्या यह महागठबंधन है? 2019 से पहले भारत के खिलाफ सबसे बड़ी जिहादी साजिश की तैयारी। जो मजहबी आतंक को हराएगा, क्या 2019 में वही जीत पाएगा? और मजहब पर वोट मांगने वाले मजहबी आतंक पर खामोश क्यों हो जाते हैं? इस्लामिक कट्टरपंथ के सिर पर हाथ किसका है? तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेंगे। उनसे आपका तारुफ करवा दें। प्रेम शुक्ला है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष मिश्रा है राजनीतिक विश्लेषक। फहीम बेग है इस्लामिक स्कॉलर। डॉक्टर रिजवान अहमद है इस्लामिक स्कॉलर। अवनिजेश अवस्थी हैं RSS समर्थक। राजकुमार भाटी स्टूडियो से हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सैयद आसिम वकार हैं जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं जो कि मेरे सहयोगी हैं, सुबह से इस खबर पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। मनीष, सबसे पहले एक छोटा सा इनपुट आपसे भी लेना चाहेंगे। वो ये था, अगर मैं ज्यादा अतिशयोक्ति में ना कहूं कि इसका नटशेल ये है NIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि बम बनने की बिल्कुल तैयारी में थे ये संदिग्ध जिनकी गिरफ्तारी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, बम बनाने के बिल्कुल करीब थे और बम बनाते ही धमाके करने की तैयारी में थे। क्या गणतंत्र दिवस निशाने पर था? जी हाँ, बिल्कुल सचिन, आप सही कह रहे हैं। जो NIA का कहना है कि इन सभी के फोन को सर्विलांस पर रखा गया था और जो आज छापेमारी की कार्रवाई हुई है और जो इनकी बातचीत जो रिकॉर्ड की गई है उसके मुताबिक सभी बम बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। और यही फैसला किया गया था कि जब भी बम इनका बनना, पूरी तरीके से बम इनका तैयार हो जाएगा, तब वो धमाके करेंगे। ये इंटरनेट के जरिए बम बनाना सीख रहे थे। काफ़ी हद तक इन्होंने जानकारियाँ इकट्ठी कर ली थी, सामान इकट्ठे कर लिए थे, रॉकेट लॉन्चर तक इकट्ठा कर लिया था और किसी भी वक्त ये धमाके की और आतंकी हमले की कार्रवाई अंजाम देते। जो सबसे चिंता की बात है कि रॉकेट लॉन्चर जैसा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को भी इन्होंने बना लिया था। और इसमें एक और बड़ी चिंता की बात है कि हमने देखा था कि पलवल में जब
टेरर फंडिंग की जांच एनआईए ने की थी, तो कैसे जो मुफ्ती और मौलवी हैं वो मदरसा में, मस्जिदों में जाकर के जी जो यूथ हैं उनको ऑनलाइन, जो पहले तो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन करते हैं, उसके साथ साथ खुद जाकर के उनको रेडिकलाइज करते हैं, उनको टेरर ग्रुप से जोड़ने की कोशिश की जाती है। और आज भी आपने देखा जो सुहेल है वो मुफ्ती है जो बाकायदा बार बार अमरोहा जाता था और वहां पे भी उसने ऐसे ही एक मदरसे में जाकर के पूरी प्लानिंग रची थी कि कैसे एक्सप्लोसिव इकट्ठा करना है, कैसे जोड़ना है। ये आप समझ लीजिए सचिन की, मैं यही कहूं कि एक हमारे लिए लक की बात थी, हमारी एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी है कि इससे पहले आप कितने धमाकों को संभालते, 100 से ज्यादा बम इकट्ठा कर रहे थे और वेस्ट यूपी से लेकर के दिल्ली को दहलाने की एक साजिश थी। जी मनीष शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज आप यूं अंदाजा लगाइए जैसे मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि बम बनाने के बिल्कुल करीब थे, दहलाने के बिल्कुल करीब थे, यहां पर बम धमाके हो जाते उसके बिल्कुल करीब थे। तो आज कहीं ना कहीं सवाल उठेगा कि अगर ये आतंकियों का महागठबंधन है, जिहादी साजिश है, तो उसका साथ कौन दे रहा है, उसका साथ कौन नहीं दे रहा है। आखिरकार इतनी बड़ी साजिश के पीछे भी लोग कैसे खड़े हो जाते हैं। आज सवाल हर उस ब्रिगेड से खड़ा होगा जो कई बार आंसू बहा देती है या फिर कई बार उन्हें लीगल एड मुहैया करवाने के लिए भी पहुंच जाती है या फिर मदरसों के आधुनिकीकरण का भी विरोध करती है। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इससे पहले हरियाणा में भी कई जिहादी मस्जिद और आतंकी फंडित ऐसे खुलासे हुए थे, एनआईए की जांच रडार में अब भी चल रही है। और यह तो सर इतना बड़ा टिप ऑफ कि अगर यह नहीं होता न जाने कितनी बड़ी साजिश और कितने बड़े धमाके हो सकते थे। सर क्या जो स्टेट एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उन तक खबर ही नहीं थी कि इतने बड़े बारूद के ढेर पर हम जी रहे थे? नहीं, चूंकि इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत सतर्क थी, इसीलिए जो है बारूद के ढेर पर बैठे लोगों को वो किसी तरह की बारूदी हरकतें करते उसके पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा आपके खुद के रिपोर्टर ने बताया कि किस तरह से एनआईए ने उनके फोन सर्वेलेंस में रख दिए थे, किस तरह से उनका कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रहा था। और जब सही समय पर अगर मान लीजिए उन्होंने बम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, बम बनाने के पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया होता, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस, तमाम जो तथाकथित सेकुलर दल है, सारे सेकुलर दल आज स्यापा कर रहे होते कि यहाँ पर तो पुलिस राज चलाया जा रहा है, निर्दोषों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी इस गिरफ्तारी के बाद भी तमाम लोग खड़े होंगे और उनके पर बहुत सारे मीडिया चैनल जाएंगे और जो एक्यूज्ड पकड़े गए उनके परिजनों से पूछेंगे और फिर परिजन कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत सीधा था, बहुत मासूम था, उसको तो फंसाया जा रहा है। दाऊद इब्राहिम की मां से लेकर उनके परिजनों से लेकर आज तक जितने भी आतंकवाद के अभियुक्त या अपराधी पकड़े गए हैं, हमेशा उनके परिजनों से मीडिया का एक वर्ग जाकर उनसे पूछता है कि आप बताइए, कह नहीं तो बहुत मासूम था, बहुत निर्दोष था, इसको तो फंसाया जा रहा है। और उनके समर्थन में तमाम लोग खड़े हो जाते हैं और उसमें विशेष करके वो लोग जिनको सऊदी अरेबिया, यूएई, इन जो अमीर देश हैं, इन अमीर देशों की कुछ तंजीमें जो यहाँ चंदे भेजती, उनके चंदों पर पलने वाले जो लोग हैं, तथाकथित उल्मा, तथाकथित राजनेता, तथाकथित सोशल सर्विस करने वाले लोग, ये खड़े होकर आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। वो याकूब मेमन का समर्थन करते हैं, अफजल गुरु का समर्थन करते हैं, अजमल कसाब का समर्थन करते हैं। जब इस तरह का समर्थन समाज में भ्रमित लोग खड़े होकर अपने स्वार्थवश लोभ देते हैं तो निर्दोष नागरिकों की बलि चढ़ाने, उनकी जान लेने पर आमादा लोगों के कवच का काम करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और एनआईए के संदर्भ में लगातार पिछले 3-4 वर्षों में देखा, एनआईए पर तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन एनआईए की रेट कन्विक्शन का यह है कि दुनिया की कोई एजेंसी का इतना बेहतरीन कन्विक्शन रेट नहीं, 95% कन्विक्शन रेट एफबीआई का भी नहीं है, स्कॉटलैंड यार्ड का भी नहीं है, उससे बेहतर कन्विक्शन रेट देने वाली एजेंसी के भी प्रयासों पर बारंबार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का हमको इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर में आजम खान का कोई बयान आ जाएगा, थोड़ी देर में कोई चला जाएगा, उनके भी घर में पीछे ढूंढ करके कि भैया कौन थे कौन नहीं थे, हम जरा परिजनों से मिल लेते हैं, मासूम साबित करने की कोशिश कर देते हैं। क्योंकि सर मदरसों का आधुनिकीकरण होता है तो आप लोग कहते हैं धर्म विशेष को कोट कर रहे हैं, मदरसों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात होती है तो आप लोगों को लगता है कि नहीं यहां पर तुष्टीकरण हो रहा है, एक ही कम्युनिटी को एड्रेस किया जा रहा है। सर आज देखा मदरसों से लेकर के क्या क्या मटेरियल दिया जा रहा था, मौलवी से लेकर के कौन कौन इन्वॉल्व नहीं था, और चेक एंड बैलेंस कैसे बिठाया जाएगा। पिटी बैंक पॉलिटिक्स के लिए कब तक पॉलिटिकल पार्टीज देश की सुरक्षा को दरकिनार करती रहेंगी? राजकुमार भाटी। सचिन जी, जब आप और प्रेम शुक्ला निर्णय करके बैठ गए हो और आपने फैसला सुना दिया है और हम देशद्रोही और आप देशभक्त हो,
तो मेरा बोलने का औचित्य क्या रह जाता है? सर मेरे जब आपको लगता है कि देश की सुरक्षा का ठेका में तो वो देशद्रोही है जो देश की सुरक्षा, पहले आप मेरे कम से कम मेरा कमेंट तो मुझे करने देते। आपने मुझे देशद्रोही, आपने मुझे बोलने से पहले ही आपने मुझे जो है वर्डिक्ट दे दिया सर। मैंने तो आपको कोई वर्डिक्ट नहीं दिया, नहीं मैंने तो आपकी पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में बताया कि इससे पहले मदरसों को लेकर के किस तरह से किया जाता था और धर्म आपने और प्रेम शुक्ला ने जो टिप्पणियां की दोनों ने, और आश्चर्य की बात यह और बहुत दुख की बात है और चिंता की बात है कि आप एक पत्रकार होते हुए प्रेम शुक्ला से भी ज्यादा भयंकर टिप्पणी कर रहे हैं। सर मैं क्या टिप्पणी कर रहा हूं? आपकी जो टिप्पणियां हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या टिप्पणियों के बाद आपने टिप्पणी कर रहा हूं? मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, क्या कितने सेकंड देंगे आप बोलने के लिए? क्या आपकी पार्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है कि नहीं करती है? कितने सेकंड? क्या आपकी पार्टी मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है कि नहीं करती है? कितने सेकंड? क्या आपकी पार्टी तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करती है कि नहीं करती है? क्या मदरसों का विरोध किया था कि नहीं किया था? जब ये कहा जाता था कि नहीं मदरसों में इस तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, करने दीजिए, तब आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स याद आती थी कि नहीं आती थी? इसलिए मुझे याद आता है कितने सेकंड आप मुझे बोलने के लिए देंगे? बोलिए सर, आपके कितने सेकंड? सर आप बोलिए 40 सेकंड। आप बीच में तो नहीं रोकेंगे मेरा निवेदन? नहीं सर, मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिएगा, आप अपनी पार्टी के बारे में बोलिए। सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, पार्टी के प्रवक्ता। मैं आहत हूं, मैं पीड़ित हूं आपके बयान से, दुख हुई, मेरा मन दुखी है। आप इस तरह के बयान एक एंकर होते हुए, एक निष्पक्ष पत्रकार होते हुए एक नेशनल चैनल पर बैठ के कैसे दे सकते हैं? सर दे सकता हूं। आप मुझे और मेरी पार्टी को देशद्रोही कैसे ठहरा सकते हैं? मैं देशवासी के तौर पर बयान दे सकता हूं। आपने मैं देशवासी के तौर पर बयान दे सकता हूं, क्योंकि सर मैंने सॉरी बोलने नहीं दे रहे सर, मैं बोलने इसलिए सर आप बोलने कह रहे हैं क्योंकि आप मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर मेरा खून खोलता है, हमें गाली दे रहे थे सर, मेरा खून खोलता है जब लोगों को डिफेंड करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो जाती हैं। सर इससे पहले भी एनकाउंटर हुआ था ना सर। सचिन जी मैं बहुत आहत हूं सर, आहत मैं भी हूं। आप हमें इस तरह आप जजमेंटल नहीं हो सकते हमारे बारे में। मैं भी नहीं हो रहा हूं। आपके पास क्या सबूत है कि हम देशद्रोही हैं? ये किसने कहा? हमने कौन से आतंकवादी का साथ दिया है? सर मैंने तो नहीं कहा। हमने देश के खिलाफ नहीं ये किसी ने भी नहीं कहा। राजकुमार भाटी भाटी खून बहाने की बात करते हैं। समाजवादी लोग कार सेवकों पर गोली चलाई, लाठी कार सेवकों पर गोली चलाई और इनकी पार्टी रामपुर तिराहा कांड में कितने लोग मारे थे? उनकी मुखबिरी कर रहे थे। रामपुर तिराहा कांड में कितने लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे मुलायम सिंह यादव के पूर्वज। अपनी जैसी एक सेकंड, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे मुलायम सिंह यादव के पूर्वज। अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे आजम खान के पूर्वज। आतंकवादियों के साथ हैं, हम देश के खिलाफ हैं। सर एक सेकंड, राजकुमार भाटी एक सेकंड, मैं दोबारा क्लियर कर दूं, ठीक है? मैं आतंकवादियों के साथ आप हैं और उसके प्रमाण देने को तैयार हैं। प्रेम शुक्ला जी एक एक करके सब कुछ सुनेंगे, एक एक करके सब कुछ सुन तो लीजिए। मैं आपको ही वक्त दे रहा हूं। राजकुमार भाटी जी, मैं रोका बीच में, अवनी जैश अवस्थी को रोका, इनका कमेंट था मैंने रोका, मैं आपको दोबारा वक्त दे रहा हूं। एक आपको कोई देशद्रोही नहीं कह रहा और आप हमें देशद्रोही नहीं कह रहे। यहां पर ये बैठ के करने के लिए नहीं। अगर आप उतने आहत हैं कि आज मेरा देश दहल सकता था तो हम भी उतने आहत हैं। मैं सिर्फ उन लोगों को एक्सपोज करना चाहता हूं या सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूं जो अब से पहले पास्ट में सर, अब से पहले पास्ट में लोगों को करें जो सर, अब से पहले पास्ट में जिसके आंसू निकलते रहे हैं। सर एक सेकंड मुझे फ्रेज करने दीजिए दोबारा। आजम खान से बड़े देशभक्त आपके परिवार में कोई नहीं मिलेगा, आपकी पार्टी में नहीं मिलेगा। आजम खान सच्चे देशभक्त है। ऐसा आजम खान की क्या बात का आप कर रहे हैं? आजम खान अब आज के इंसिडेंट पे आ जाइए। 40 सेकंड आपके 40 सेकंड ओके निकाल के ले गए थे आरोपियों को और यूएनओ में चिट्ठी लिख रहे थे। हमारी सुरक्षा एजेंसी। एक सेकंड आपको मैं इसके बाद लेके आता हूं, बोलिए। ईमानदारी से दिल की बात कह रहा हूं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां बधाई की पात्र हैं, धन्यवाद की पात्र हैं। उन्होंने इतनी चौकसी बरती, छापे डाले। देश के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र है, कोई भी साजिश है, वो बेनकाब होनी चाहिए। जो देशद्रोह में संलिप्त हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए। लेकिन ठीक है, कहीं किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी अभी जो प्रेम शुक्ला की भाषा थी वो ये बता रही है कि इन्हें देश की चिंता नहीं है, इन्हें राजनीति की चिंता है। ये राजनीति करना चाहते हैं, कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब नरेंद्र मोदी की जान को खतरा पैदा होता है, तब तक देश को खतरा पैदा होता है और तब कुछ लोग निशाने पर होते हैं। कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है। हम किसी देशद्रोही के साथ नहीं है, हम देश के साथ खड़े हैं, हम एनआईए के साथ खड़े हैं, 40 सेकंड हम सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़े हैं। 40 सेकंड आपके पूरे हो गए, ठीक है? मैं एक एक करके सबका वक्तव्य ले लेता हूं, फिर डिबेट ओपन करेंगे एक एक करके, ठीक है? शुक्ला जी मैं एक एक करके 40 सेकंड सबको दे देता हूं, फिर उसके बाद हम डिबेट ओपन कर लेंगे, ठीक है? 40 सेकंड असीम वकार आपके। मैं कह रहा हूं कि इनको प्राउड हो रहा है एनआईए पर, आपको भी आज क्या प्राउड हो रहा है? इनको प्राउड हो रहा है एनआईए पर कि देखिए इतनी बड़ी। इसी एनआईए की आलोचना कर रहे थे जब प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया था एनआईए ने, और असीम आनंद को गिरफ्तार किया था, यही प्रेम शुक्ला। भाटी जी बीच में नहीं, बीच में नहीं। 40 सेकंड मैंने आपको दिए, उनको मैंने रोका, ठीक है? असीम वकार से मेरा सवाल है, इनको ये प्राउड हो रहा है सर? मेरा कहने का मतलब है कि क्या आपको प्राउड हो रहा है? क्योंकि आईएसआईएस के यहां पर 10 आतंकी सस्पेक्ट को पकड़ा गया है। इससे पहले भी मुझे याद पड़ता है कि 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था हैदराबाद से।
AIMIM सबसे पहले खड़ा हुआ था उनको लीगल एड देने के लिए। सर मेरा दिल तब दुखता था, या फिर आज भी आप इसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। असीम वकार 40 सेकंड आपके। जी देखिए, वैभव राउत नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया बॉम्बे से, सरकारी एजेंसीज ने पकड़ा, काफी बड़े मात्रा में विस्फोटक और बम बरामद हुए, और वहां भी यही सब था कि इस तरह से आतंकी हमले की साजिश थी और पूरा संगठन उसमें इन्वॉल्व था। तो जो भी आतंकवादी हो, चाहे वो वैभव राउत हो, चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे कोई हो, अगर आतंकवादी है और देश के लिए खतरा है तो हम सब देश के साथ खड़े हैं, आतंकवादी के साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी बात कि अभी किसी के पास से कुछ बरामद हो गया और उसके बाद में आपने भी प्रूफ नहीं किया है, अदालत में जाइए, अदालत में प्रूफ कर दीजिए, तो हम लोग खुद वो रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, मैं 40 सेकंड और आपने हैदराबाद सर, ये किसको डिफेंड दे देता है कि आप आतंकियों को NIA को पकड़े और आप आतंकियों को डिफेंड करने के लिए लीगल एड देकर चले जाएं? एक नागरिक होने के नाते मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर लूं, एक आम आदमी कैसे एक्सेप्ट कर लेता है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी है उसके देश की एजेंसी किसी को आतंकी होने के नाते गिरफ्तार करती है और दूसरी तरफ एक पार्टी कहती है मैं प्राउडली उसको लीगल एड दूंगी। सर आज रॉकेट लॉन्चर मिले हैं, बम बनाने का सामान मिले हैं, जिलेटिन की स्टिक्स मिली है और बम उन्होंने बना लिया था। सर आप फिर भी डिफेंड कर रहे हैं। सुनिए सर, मुझे बोलने तो दीजिए आप, मैं कहां डिफेंड कर रहा हूं? फालतू की बकवास कर रहे हैं बैठकर आप। सर एक तो भाषा बकवास नहीं कर रहे हैं आप, वहां डिफेंड ही कर रहे हैं उसको। आप कह रहे हैं आपकी नजर में सब आतंकी है, आपकी नजर में अगर सब आतंकी है तो आतंकियों को ऐड देने कौन जाता है? सर मुझे सवाल का जवाब चाहिए, बताइए आप मुझे, आप बताइए कौन गया था? आप बताइए आतंकियों को लीगल एड देने के लिए कौन गया था? अगर आप वैभव राउत आतंकियों को लीगल एड देने के लिए कौन गया था? सर तो आप भी आतंकवादी हैं। अगर उस वैभव को लीगल एड देने जाएगा वो भी उतने आतंकी होगा। सर जिन लोगों ने वैभव राउत का समर्थन किया वो भी आतंकवादी है। हाँ तो ठीक है, होंगे आतंकवादी, मान लो आप आतंकवादी है ना, फिर क्यों लीगल एड देने गए? फिर आप समर्थन कर रहे हैं, आप भी आतंकवादी। सर मैं कह रहा हूं जो आतंकवादी का समर्थन करेगा मैं तो उसके खिलाफ खड़ा हूं। आपने वैभव राउत का समर्थन किया था, आप भी आतंकवादी हैं, आप भी आतंकवादी हैं। सर हम किसी आतंकी का समर्थन नहीं करते। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप गए थे वहां पर लीगल एड करने के लिए। MIM ने जिन लोगों को सपोर्ट किया था, हैदराबाद में जिन लोगों को MIM ने सपोर्ट किया था, उनको कोर्ट ने रिहा किया और ये कहकर रिहा किया कि हम शर्मिंदा हैं, पुलिस इनके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई और बेगुनाह लोगों को जेल में रखना पड़ा। मेरे को लड़ना नहीं है, आप फिर बकवास इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं दोबारा 40 सेकंड आपको देता हूं, मैं उसके बाद अगले पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। मैं दोबारा 40 सेकंड आपको देता हूं, मैं दोबारा 40 सेकंड आपको देता हूं, मैं 40 सेकंड और आपको देता हूं। मुझे एक बात बताइए, आतंकियों को लीगल एड, आतंकियों को कानूनी सहायता क्यों पहुंचाई थी आप? नाथूराम के साथ खड़े हैं आप। सर आप कहां खड़े? मैं आपको पहुंचाई थी, उनको आतंकियों को लीगल एड आपने क्यों पहुंचाई थी? इसको डिफेंड कर लीजिए, 40 सेकंड और लीजिए। उनको कोर्ट ने बेगुनाह माना। मैं कहता रहा हूं आपसे, जिनको पहुंचाई थी उनको कोर्ट ने बरी साबित कर दिया। आप बेगुनाहों को फंसा देंगे सर। अच्छा उनको कोर्ट ने आप जैसे चैनल खड़े होकर बेगुनाहों को आतंकवादी बनाएंगे तो हमारे जैसे बहुत से सेकुलर हैं। क्यों भड़कने की क्या जरूरत है सर? अभी सुनना चाहती है आपको भाई, मैंने आपका पुराना स्टैंड पूछ लिया। सुनिए पहले मेरी बात, मैं आज पूछ रहा हूं, आज आपका स्टैंड क्या है? बात सुनिए मेरी पहले आप। अरे डांटिए मत, इनसे भाटी जी से क्या कहा? अरे डांटिए मत, भाटी जी से कहा मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, मुसलमान डांटिए मत सर, मतलब कमाल करते हैं सर आप। इतना आज क्यों है सर? 10 गिरफ्तारी हुई है सर, 5 यूपी से गिरफ्तारी हुई है, 5 दिल्ली से हुई है। अरे सर क्यों आप भाटी जी से कैसे कह सकते हैं? इतना गुस्से में क्यों गिरफ्तारियां हुई है? तो सर गिरफ्तारी हुई है ना आतंकी, क्यों गुस्से में? इतना गुस्सा क्यों हो गया अगर गिरफ्तारी हुई आतंकी की? तो आपने भाटी जी से कैसे कह दिया? अरे सचिन, अब आप भाटी जी के आपने बहुत टाइम दे दिया। यही प्रॉब्लम है ना डॉक्टर रिजवान अहमद। मैं वापस आ रहा हूं, डॉक्टर रिजवान अहमद ठीक है, मैंने बहुत टाइम दे दिया और मैं जितना पोलाइटेस्ट बेस्ट हो सकता था उतना दिया। इन्होंने पिछले अपनी लीगल एड को डिफेंड करने की कोशिश की, मैंने वो भी मान लिया। आज की बात लेकर के आता हूं, कभी मेरे कंधे पर कुछ बंदूक रखते हैं, कभी इतना भड़क जाते हैं, किस बात की? बुरा क्यों लगता है सर? 10 गिरफ्तारी हो गई तो डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं तो यही कह रहा हूं, देश जानना चाहता है। मैंने भाटी जी से तभी सीधा सवाल रखा, दोबारा मैंने इनका जवाब पूछा। डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद आप लीजिए अवस्थी। सचिन जी, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं और कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इस तरह से आतंकवादियों के गिरफ्तार होने पर शुरू के 30 सेकंड बधाई तो देती हैं, लेकिन उसके बाद 4 शब्दों का ये हमेशा प्रयोग करते हैं, किंतु परंतु अगर या मगर। ये 4 शब्द 30 सेकंड के बाद ये लोग लेके आते हैं।
ये हिंदुस्तान में 0.0001% भी मुसलमान बच्चा आतंकवाद की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन जो भी जा रहा है उसके पीछे आईसिस नहीं है, तालिबान नहीं है, उसके पीछे जो विचारधारा है वो शशि थरूर की विचारधारा है, मणिशंकर अय्यर की विचारधारा है, उसके पीछे और आपके डिबेट में एक मजहबी गुंडा बैठा है फहीम बेग, और मैं मजहबी गुंडों के साथ डिबेट नहीं करता हूं। शायद आपको ये बात पता है, आपको पैनल में रखा और मैं तभी कोशिश करता हूं डॉक्टर रिजवान अहमद, सुनिए, तभी मैंने कोशिश करता हूं ना कि आपसे मैं डायरेक्ट इसलिए बात कर रहा हूं, दूसरे पैनलिस्ट आप उनसे बात कीजिएगा, यहां पर डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं लोग हर एक को सुने, इसलिए मेरे मंच पर हर एक को इसलिए मौका मिलता है ताकि लोग हर एक को सुने, बिना चीख चिल्लाहट के सुने। और असीम वकार जब ये कह देते हैं कि इसके पीछे अगर कोई विचारधारा है तो वो आरएसएस, आज जो 10 गिरफ्तारी होती है और 6 संदिग्ध डिटेन की है। नहीं साहब, माफी चाहता हूं, माफ करिए। रिजवान साहब एक सेकंड रुकिए, ठीक है। रिजवान साहब ने पहले भी कहा था कि वो फहीम बेग से मंच नहीं शेयर करते हैं, ठीक है। रिजवान साहब से हम जो है वो बाद में बात करेंगे, आपने ओपनिंग कमेंट रखा, फिर भी मैं चाहूंगा रिजवान साहब आप कंटिन्यू दीजिए, एज ए इंडिविजुअल जो है आप बैठ सकते हैं, मैं चाहूंगा एक बार रिजवान से संपर्क किया जाए। लेकिन जो सवाल का जिक्र यहां पर किया असीम वकार आपने कि आरएसएस, आज 10 यहां पर गिरफ्तारियां होती हैं, 6 को डिटेन किया जाता है। अवनी जैश अवस्थी, आरएसएस की तुलना तो मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी ना कांग्रेस ने, और आरएसएस हेडक्वार्टर पर यह अटैक, एक आतंकी को आतंकी से ही कैसे सर खतरा हो सकता है? एक आतंकी को तो या तो देशभक्त से खतरा होगा, एक आतंकी को तो उससे खतरा होगा जिससे उसको खतरा है, ये कैसे खतरा हो सकता है जो असीम वकार कह रहे हैं, बताइए। सचिन देखिए, ये जो पैनल पे सैयद असीम वकार जैसे लोग बैठे हैं वो तो मेरी बात नहीं समझेंगे और समझ करके भी नहीं समझेंगे। मैं दर्शकों के लिए जाता हूं और कई बार मैं सोचता हूं कि इनको सामने आना, टेलीविजन चैनल पे आना बहुत जरूरी, ताकि लोग जनता समझ जाए कि इनकी क्या राय है, पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं कि आज एक और बयान भी आया है, कश्मीर के एक कांग्रेस नेता ने कहा है कि जो आतंकवाद में मारे गए लोग हैं उनको सबको 1-1 करोड़ का मुआवजा दूंगा मैं, कांग्रेस पार्टी अगर आ जाती है तो पूरी तरह से। उसने कहा हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सबको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा जो मारे गए हैं, बुरहान वानी जैसे लोग। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, हम लोगों में से, परिवारों में से होते हैं। सरोजनी नगर मार्केट में जब बम विस्फोट हुआ था तो कोई बड़ा आदमी नहीं, आम आदमी मरता है। बनारस के संकट मोचन मंदिर में जब बम विस्फोट हुआ था तो राजकुमार जी, आम आदमी, आम भक्त मारा गया था वहां पर। जयपुर में बम विस्फोट हुआ था। पिछले 4.5-5 वर्षों से अगर ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, तो हम सब मिलकर के, राजनीति के मुद्दे और हो सकते हैं, आप विरोध भी करिए, आप आलोचना भी करिए सरकार की, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर बिना किसी लेकिन, किंतु, परंतु, इसके बिना बात कीजिए ना। आपने आजम खां को आपने इस देश का, इतिहास का सबसे बड़ा देशभक्त बता दिया आपने आज। वो आजम खां है जो भारतवर्ष के खिलाफ यूएनओ में चिट्ठी लिख रहे थे, यूएनओ में चिट्ठी लिख रहे थे आप, बदायूं कांड में यूएनओ में आप भी गए थे, बीजेपी गई थी। अब बीच में मैं नहीं बोला था ना, बीच में नहीं बोला था ना, मैं बीच में नहीं बोला था ना, ये वो आजम खां है जो मुजफ्फरनगर के दंगों में जिनके दंगों के आरोप थे, थाने से छुड़ा के ले गए थे, ये वो आजम खां है। और आज आप कह रहे हैं आजम खां से बड़ा कोई, मतलब ये अच्छा आप बोलते हैं तो ताकि लोग देखें तो कि ये क्या बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लोग दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि आजम खां का पक्ष लेने वाला भी कोई व्यक्ति है। ऐसी भी राजनीति है इस देश में जो निहायत संकीर्ण और मर्यादाहीन भाषा का प्रयोग करते हैं। फहीम बेग, ये तो राजनीतिक पार्टियों की बात रही ना, मौलाना वहां पर क्या कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, एक मौलाना इस पूरे सिंडिकेट का रैकेट, जिसने रॉकेट लॉन्चर से लेकर के नीचे इतने तक तैयार किए हुए हैं ये लड़के, जिसमें इंजीनियर भी है जो घर से चोरी करके अपना बम ले रहे हैं, घर से चोरी करके हथियार खरीद रहे हैं, कहीं हवाला रैकेट नहीं है कि पकड़ा न जाए, इस तरीके से ब्रेन वॉश्ड है ये मौलाना कर रहे हैं सर। और उसका सिर्फ एक वर्जन की बाहर आकर के जो बाकी लोग हैं इस्लामिक स्कॉलर कह देते हैं कि ठीक हम इनको नहीं जानते। देखिए, सबसे पहले मैं इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से बात कर दूं। आपको अच्छी तरह से याद होगा 2 वर्ष पहले तमाम हिंदुस्तान के उलमा इकराम ने एक बहुत ज़बरदस्त फतवा जारी किया था और तमाम मौलवी इकराम ने उस पर सिग्नेचर किए थे और ये कहा गया था कि जो भी व्यक्ति धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आतंकवाद में संलिप्त पाया गया या इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में अगर है तो उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर सख्त से सख्त
सरकार कार्रवाई करे, और अगर सरकार उसमें कुछ नहीं कर पाती है तो उसका फैसला फिर हम लोग अपने हिसाब से करेंगे जो इस्लामिक कानून कहता है। खैर, तो मैं ये सबसे पहले बता दूं आपको कि इस तरह के मामले में किसी भी तरह का समर्थन, किसी भी तरह का शेल्टर इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से और उसके मौलवियों की तरफ से नहीं है। रही बात, अगर किसी व्यक्ति ने जिस प्रकार से, मेरे को सुन रहे हैं आप सचिन जी? बोलिए, आवाज आ रही है फहीम बेग आपकी? सचिन जी अरे, तो जिस प्रकार से आज ये गिरफ्तारियां हुई हैं, ये बहुत, लेकिन फहीम बेग इतने वर्ष से हो गया क्या? मैं कह रहा हूं कि कोई तो होगा ना इसको नॉलेज करता होगा, या फिर ये सिर्फ अचानक से कोई एक मौलवी उठता है, उसको लगता है कि चलिए फंडिंग आ रही है, वो मैं ले लेता हूं, कुछ रेडिकलाइज कर देता हूं और वहां से देश के खिलाफ जिहाद खड़ी कर देता हूं। जी, मैं ये मेरे देश का मामला है। आपने हरियाणा की मस्जिद देखी, हरियाणा में हाफिज सईद की फंडिंग देखी, कुछ तो कोई चल रहा होगा सिर्फ ऐसा कि हम बाद में डिनाइल कर देंगे, एक फतवा आ जाएगा। सर सचिन जी प्लीज इस पे राजनीति ना होने दीजिए, ना राजनीतिक लोगों को ये मौका दीजिए कि इस मामले में जो मेरे देश की सुरक्षा से जुड़ा हो, जो मेरे देश के लोगों की जानों से जुड़ा हो, उस पर इस तरह की सियासत करने का रेडिकल इस्लाम से जुड़ा है कि नहीं है। मगर आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। रेडिकल इस्लाम से जुड़ा है कि नहीं? सर, असीम वकार को आपने एक बात कही कि उन्होंने हेल्प की इन्होंने। असीम वकार ने हैदराबाद में जो आतंकवादियों की आप बात कर रहे थे, जिनको कोर्ट ने बाद में बाइज्जत बरी कर दिया, क्या आपने ये सवाल अजनिवेश अवस्थी से किया कि सदी प्रज्ञा को, असीमानंद को इन्होंने किस प्रकार से वकील मुहैया कराए? 5-5 लाख रुपए की फीस वाले वकील आरएसएस ने उनको मुहैया कराए और पूरा केस आरएसएस ने लड़ा। ठीक है सर। और आरएसएस की टीम के वो मेंबर थे। आप ये सवाल अवस्थी साहब से नहीं करेंगे क्या? नहीं फहीम बेग साहब, क्या देश सिर्फ जांच हो रही है ना सर, जो है ये तो नहीं मैं ही दूंगा जवाब आपके सवाल का जवाब। तो आप गए थे क्या लीगल एड? नहीं, मैं यही मुझे बताइए ना, गए थे लीगल एड देने? फहीम बेग साहब, फहीम बेग अब सुन लो, अब आप सर, फहीम बेग सुन लीजिए, अब सर बताइए ना, फहीम बेग सुन लीजिए अब आप। क्या मेरा देश आपका देश अलग है क्या? सुन लीजिए, क्या जानें अलग हो सकती हैं क्या राम की जान अलग है, क्या रहीम की जान अलग है क्या? सर, अब ले आई राम रहीम। सर, मैं इसी का इंतजार था सर, इसी का इंतजार था। सीधे आप धर्म से जोड़ देंगे, धर्म विशेष का चोला पहना देंगे, मुझे पता था राम रहीम। लीगल एड की बात भी कर देंगे। समझौता एक्सप्रेस में जो पाकिस्तान का नागरिक पकड़ा गया था, उसको 14 दिनों के अंदर वापस पाकिस्तान को भेज दिया गया। ये फहीम बेग आपके मुंह से नहीं निकलेगा कभी। असलियत आप जानते नहीं है, राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति आप कर रहे हैं यहाँ पर। देश की जनता जानती है आप जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को अच्छी तरह पहचानती है। अगर जाफराबाद से पकड़े गए, अगर जाफराबाद से, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। फहीम बेग, आपके इस 40 से 45 सेकंड के लेक्चर में एक बार भी नहीं लगा। आपने कहा कि हाँ, पिछली बार फतवा जारी हो गया था, उस मौलाना से लेना देना नहीं, लेकिन उन आतंकियों से क्या लेना देना है? एक बार आपने नहीं कहा कि उन आतंकियों से लेना देना नहीं है। वो आतंकी कैसे रेडिकल इस्लाम का हिस्सा बन गए, ये देखने की बात है, ये टटोलने की बात है। और जहां तक लीगल एड की बात है, सर मैं दोबारा उस चीज पर कायम हूं, एक आतंकी को कैसे कोई कानूनी मदद दे सकता है और कैसे एक देशवासी के लिए आप ये डिफेंड कर देंगे? आखिरकार आतंकियों का गिरफ्तार होना और एनआईए का एक बहुत बड़े प्लॉट का पर्दाफाश करना, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब देश की सुरक्षा का सवाल आता है वो एकजुट क्यों नहीं हो जाती हैं? और 2019 की जहां तक सवाल आती है, जिसका जिक्र भाटी जी भी कर रहे थे, क्या 2019 का कोई एंगल है? तो कहीं ना कहीं देशवासी तो यही कह रहा है कि 2019 में आतंकी मजहब आतंक को जो रेडिकलाइज करेगा, जो यहां से इरेडिकेट करेगा, आखिरकार 2019 में वही आएगा, क्योंकि लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है। आशुतोष मिश्रा, आपका एक कमेंट रह गया था, उसके बाद वापस असीम वकार पे आऊंगा। आशुतोष मिश्रा। तो सबसे पहले तो एनआईए को बहुत बहुत बधाई कि इतने बड़े हादसे को होने से रोका। और अभी मैं सबको सुन रहा था तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि एज एक भारतीय होते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ कि सब लोग उसमें एक पॉलिटिकल एंगल डाल रहे हैं, जबकि हम और आप जानते हैं कि आईएस जिसको कहते हैं, वो पूरे विश्व के लिए एक खतरा है। वो न केवल भारत के लिए खतरा है, वो मुसलमानों के लिए भी खतरा है, हर धर्म के लिए खतरा है। और उसने एक ये जंग छेड़ रखी है, और अब जबकि वो हार रहा है पश्चिम एशिया में, तो सारा विश्व ये जानता है कि उसकी आंख अब भारत पे है, क्योंकि जो है वो उसने एक प्लान बना रखा है जिसके अंतर्गत है, और वो करते हैं प्रचार तंत्र इंटरनेट के थ्रू। तो उसमें कोई जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वो ये बच्चों को कैसे खबर पहुंचती है, तो ये इंटरनेट के थ्रू जो है फैलाई जा रही है, और इसको रोकना बहुत जरूरी है।
हम हर नेता को एक जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल 2019 के इलेक्शन के बारे में, हमें दूरदृष्टता दिखानी चाहिए कि ये खतरा पूरे विश्व के लिए है और इसको रोकना बहुत जरूरी है। और ये फैलता क्यों है? ये फैलता तब है जबकि जो युवा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जब उसको कोई पथभ्रष्ट कर सकता है, मैं चाह रहा था कि सेंटेंस पूरा हो जाए। मैं चाह रहा था आशुतोष मिश्रा इनका सेंटेंस पूरा हो जाए, क्योंकि जिस विचारधारा के समर्थन के लिए आप लोग आ जाते हैं ना, कई बार जिस विचारधारा की, आप तो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर है सर, आप कह रही है फैलता क्यों है? मैं बताऊं ये फैलता क्यों है? मैं कहता हूं ये इसलिए फैलता है, मैं कहता हूं इसलिए फैलता है। अवनीश अवस्थी फैलता इसलिए है, अवनीश अवस्थी फैलता शायद नहीं, ये फैलता इसलिए है अवनीश अवस्थी क्योंकि जिस वक्त एनकाउंटर हो रहा होता है और उस एनकाउंटर में एक इंस्पेक्टर शहीद हो गया होता है, उस एनकाउंटर में आतंकी के घर वालों की बात सुन करके किसी के आंसू आने लगते हैं। नहीं, 26/11 पाकिस्तान का नहीं जिसको इमरान खान स्वीकार करता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि 26/11 पाकिस्तान ने नहीं, आरएसएस ने करवाया था, आशुतोष मिश्रा। और आज आपके कांग्रेस के नेता ने, कश्मीर के कांग्रेस नेता ने कहा है कि जितने आतंकवादी मारे गए हैं, अगर हमारी पार्टी आ गई तो सबको 1-1 करोड़ रुपए दूंगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फांसी पर चढ़ा दूंगा। आशुतोष मिश्रा, इसका जवाब देना चाहिए आज आपको। अरे भाई, जवाब देना चाहिए आज आपको। अरे पहली बात तो अवस्थी जी, अवस्थी जी पहले सब जानते हैं भैया, क्यों ये चेहरा लगा के मत आइए ना, आप साफ कहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखिए अरे आप ये राजनीति आईएएस की कांग्रेस के नेता ने जो कहा है उस पर राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए। आज आप मांग करिए यहाँ से, आज किसी पार्टी के नहीं है ना, किसी पार्टी के नहीं है ना, आप किसी भी पार्टी के नहीं है ना, आप किसी भी पार्टी के नहीं है ना, तो आज आप ये मांग करिए यहाँ संकीर्ण व्यू जनता के सामने और जो है कांग्रेस के जिस नेता ने ये कहा है कि आतंकवादियों को जो मारे गए हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा देगी पार्टी, राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए। और वो आप झूठ बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इस देश के साथ गद्दारी की, जिसने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। आप कहिए मणिशंकर अय्यर जब जाकर के पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं कि आप हमें इस व्यक्ति को छुटकारा दिलाइए, कहिए कि राहुल गांधी ने क्या किया। आप इस वक्त आईएएस की बात करने के बजाय बोलेंगे आप आशुतोष जी और कहेंगे क्योंकि आप जो है केस का बदला यहाँ पे आज आप बड़ी सफाई से ये भी कहते हैं मेरी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन ये सारी बातें तथ्यात्मक जो मैं कह रहा हूं, इसमें से एक भी बात को आप सुप्रीम कोर्ट में आप जाके वहां लड़िए। आप ये देशद्रोहियों की तरह क्यों बात कर रहे हैं? आप देश को जो आईएएस दिग्विजय सिंह से कहिए जो जाके दिग्विजय सिंह को समझाओ। अरे आप आईएएस दिग्विजय सिंह को समझाओ, अपना बदला जाके कोर्ट में रोपड़ी थी सोनिया गांधी, लगाना पड़ जाएगा, मुझे फिर टाइम मत समझाओ। आप एक भारतीय की तरह बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय कमाल, आप एक भारतीय की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप भारतीय हैं जो कह रहे हैं 26/11 पाकिस्तान। मैं एक बार फिर से टाइमर लगाता हूं। राजकुमार भाटी 40 सेकंड सबसे पहले। राजकुमार भाटी, आज कहीं ना कहीं पार्टियों को स्टैंड करना पड़ेगा, आज स्पष्ट करना पड़ेगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम मौलानाओं को और तमाम धर्म गुरुओं को स्पष्ट करना पड़ेगा। सर, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, आप या तो लकीर के इस पार खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, या फिर उस पार खड़े हैं। कोई लेकिन, किंतु, परंतु, अगर मगर नहीं हो सकता। अगर है तो वो कहीं ना कहीं डाउट है क्या? सबसे पहले राजकुमार भाटी 40 सेकंड, सबको एक एक करके वक्त दूंगा, उसके बाद प्रेम शुक्ला। किसी और का ठेका तो लेते नहीं, लेकिन मेरी पार्टी का स्टैंड हमेशा स्पष्ट रहा है। आज नहीं, हमेशा स्पष्ट रहा है। हम देश के साथ हैं, देश की सुरक्षा के साथ हैं। देखिए, देश को चाहे अंदर से चाहे बाहर से जब भी कोई खतरा हो, विपक्षी पार्टियों को भी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसकी पहली जिम्मेदारी, हमसे पहली जिम्मेदारी सत्तारूढ़ पार्टी की बनती है। जब सत्तारूढ़ पार्टी ये कहेगी चैनल पर बैठकर कि केवल हम ही देशभक्त हैं, बाकी सब ये देशद्रोही हैं, सब आतंकवादियों से मिले हुए हैं, सब देशद्रोहियों से मिले हुए हैं, तो इसका मतलब ये राष्ट्रीय एकता के सबसे बड़े दुश्मन यही हैं। 20 सेकंड और दे दो। ये किसने कहा? ये अभी प्रेम शुक्ला ने कहा। नहीं कहा। प्रेम शुक्ला की भाषा यही थी। आप रिवाइंड करके सुन लीजिए, उन्होंने यही कहा, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाए। आजम खान के बारे में साफ मजहबी राजनीति और पता नहीं क्या क्या कहा। देखिए, हालांकि राजनीति अलग, हम मुद्दों पे अलग मुद्दों पे वोट मांगेंगे, देश की सुरक्षा पे कभी वोट नहीं मांगेंगे। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो देश के साथ नहीं है, देश के खिलाफ है, वो हमारा शत्रु है, हमें उसके खिलाफ खड़ा होना है, उसके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं। आपके 40 सेकंड हो चुके थे, आपने सवाल किया ना प्रेम शुक्ला जी से, मैं वही सीधा सवाल करता हूं। प्रेम शुक्ला जी, यहां पर भाटी जी का यह कहना है कि जब हम सबसे पहले अपनी एजेंसियों की पीठ थपथपाते हैं, हम सबसे पहले कहते हैं कि अपने देश के साथ खड़े हैं, अगर हम फिर भी कोई सवाल खड़ा करते हैं क्योंकि सवाल पूछना हमारा फर्ज है, तो हमें देशद्रोही क्यों करार दे दिया जाता है?
जी नहीं, सवाल शौक से पूछें और हमेशा जो है भाटी जैसी बात करें, इस तरह सपा के लोग बात करें तो हमारा सवाल ही खत्म हो जाए। लेकिन भाटी जी सारी समाजवादी पार्टी ऐसी बात करती है शुक्ला जी, के बमकांड के सारे नहीं, अब आप सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाटी जी, कृपा करके स्वागत है आप। हाँ, 12 मार्च 1993 के मुंबई के बमकांड जो दुनिया के पहले श्रृंखलाबद्ध विस्फोट थे, उन विस्फोट के सारे अभियुक्तों को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम जो फंड बना वो उसके अबू आसिम आजमी जो आपके पार्टी के पहले सांसद थे, आजकल विधायक हैं, उन्होंने किया। इससे इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता। याकूब मेमन की शव यात्रा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को शामिल करने के बिल्कुल निर्देश बिल्कुल गलत आरोप है, झूठा आरोप है। तो क्या इसको देशभक्ति कहूं? नहीं, कंधार विमान अपहरण कांड के नहीं, एकदम सच्चा आरोप है। कंधार विमान अपहरण का नहीं, मैं पूरा प्रमाण देने को तैयार हूं। कंधार विमान अपहरण कांड के अभियुक्तों, कंधार का विमान अपहरण कांड का एफआईआर लुधियाना में दर्ज हुआ, उनको सहयोग पहुंचाने का काम आर्थिक अबू आसिम आजमी ने किया। फिर से चेक कर लीजिए, बाटला हाउस एनकाउंटर का एक आतंकवादी भागा, उसको 10,000 रुपए दिया अबू आसिम आजमी ने। तो मैं इसको जो है देशभक्ति कहूं उनकी। और इसी तरह के 1-2 नहीं 50 उदाहरण दे सकता हूं। उत्तर प्रदेश में आपकी अखिलेश सिंह यादव की सरकार आतंकवादियों पर से मजहब के आधार पर मुकदमे वापस लेते हैं। नहीं, बिल्कुल आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप जानबूझ के सच्चाई से मुंह छिपा रहे हैं। आपको सच्चाई पता है, आपको सच्चाई पता है। अखिलेश जी ने उन नवयुवकों को रिहा करने की मांग की थी जिनके खिलाफ 10-10 साल बाद में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी, जो निर्दोष बनते। किसी आतंकवादी की पैरवी न अखिलेश यादव जी ने की, न समाजवादी पार्टी ने की, न अबू आजमी ने की। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। इसी एनआईए ने जब प्रज्ञा ठाकुर को असीमानंद को गिरफ्तार किया, आप उनके साथ खड़े हैं। आप इस तरह दोहरा रवैया कैसे अपना सकते हैं? एक तरफ आप एनआईए के साथ हैं, एक तरफ एनआईए के खिलाफ है। अबू आजमी के खिलाफ आपकी सरकार ने अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की? आपकी सरकार ये राजनीतिक आरोप, ये राजनीतिक आरोप, ये राजनीतिक आरोप। जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं राजनीतिक। अच्छा, सरकार को आप मत चाह करिए। आप कहते हैं राजनीतिक बदला, अगर मैं आतंकवादियों को पकड़ने में तो राजनीति मैं आ रहा हूं आपके पास वापस, एक सेकंड असीम वकार के पास। मैं यही तो चाह रहा हूं ना, कम से कम इस मंच से ये मैसेज तो चला जाए कि ठीक है, आप सवाल उठा सकते हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कम से कम देश की सुरक्षा पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। आज से यहां के बाद कम से कम ये नैरेटिव नहीं होगा कि हम लीगल एड आतंकियों के लिए बैठे हैं, हम देश के लिए पहले खड़े हैं। और क्या असीम वकार ये इंश्योर होगा? पीछे जो पीछे गया उसको हो गया। मैं आज की बात करता हूं सर, आज की बात से कम आपकी पार्टी से इंश्योर होगा कि कोई इसी तरीके का बयान नहीं आएगा जिसमें कुछ ऐसा झलके हिंदू मुस्लिम या रेडिकलाइज या तुष्टीकरण या फिर ये पार्टी या वो पार्टी। हम कम से कम पार्टी दर पार्टी तो इंश्योर कर ही सकते हैं ये, और प्रवक्ताओं से पूछ सकते हैं आपसे। बिल्कुल सर, सुनिए, एक रिक्वेस्ट कर दूं, जितनी मोहब्बत मुल्क से आपको है उतनी ही आसिम वकार को है। जितना देश आपका उतना ही मेरा है, ये सुनकर मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश के साथ खड़ी है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश की सुरक्षा के साथ खड़ी है, सुरक्षा एजेंसीज के साथ खड़ी है। अभी इमरान खान ने सिर्फ एक बयान दिया था, उस पर असद साहब का जो रिएक्शन था वो आप सबने देखा। हम आपस में कुछ भी है, हमारी आज सुबह तक पाकिस्तान के वक्तव्य को लेकर के डिबेट कर रहे थे। मैं माफी चाह रहा हूं कि बीच में रोका, मैं माफी चाह के बीच में रोक रहा हूं। आज सुबह तक डिबेट कर रहे थे, वहां का एक पत्रकार कोट करने की कोशिश नसीर को कर रहा था, और वहां के अखबारों में भी अगर किसी का जिक्र था तो ओवैसी का जिक्र था। इस कारण से एक प्राउड इंडियन होने के नाते जो कहीं जवाब दिया ओवैसी ने, वो जवाब जाहिर सी बात है वो काबिल तारीफ था, और देश कैसे सर्वोपरि वो था। इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी देश हर वक्तव्य के बाद भी सर्वोपरि होगा। करिए अपनी दूसरा जवाब भी। अरे सर, मेरा वक्त तो आप ले लेते हैं, मेरा वक्त तो आप ले रहे हैं सर। मैं तो आपकी पीठ थपथपा रहा था सर, आप ऐसा मौका कम देते हैं, मदद दी, मुझे मौका मिला तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सुनिए सर, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM एक ऐसी पार्टी है जिसने आंध्र प्रदेश की जब सरकार थी उसमें होम मिनिस्टर किरण रेड्डी से माफी मंगवाई थी विधानसभा में, और किरण रेड्डी ने यह कहा था कि जिन बच्चों को आतंकवाद में हमने गिरफ्तार किया है, हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हम शर्मिंदा है, वो बेगुनाह है और हम उन्हें रिहा कर रहे हैं। सर, ये MIM ही कर सकती है। दूसरी बात, अभी ये एक बात आई कि अबू आसिम आजमी पे आरोप लग रहा है। सर, अबू आसिम पार्टी की सरकार थी, को पूरा करने देते हैं। आपके पास प्रेम शुक्ला जी से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल से माध्यम से मांग कर रहा हूं कि साहब, भारत की सरकार सो रही है,
नाकारा सरकार, नपुंसक सरकार, ताली बजाने वाली सरकार, कि इनको प्रेम शुक्ला को पता है कि अबू आसिम आजमी ने आतंकवादियों की मदद की, इनको पैसे दिए, उनको पैसे दिए, और उसके बाद वो असेंबली में लड़के जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अरे 1993 में सरकार की स्थिति थी, नपुंसक बोलने जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाले सुअर की औलाद, आप जेल भेजिए, आप जेल भेजिए, आप बकवास क्यों कर रहे हैं? सुअर की औलाद कहूँ आपको अच्छा लगेगा? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, सुअर की औलाद है, इस तरह की नहीं भी है। सुअर तुम्हारे बाप सुअर, तेरे दादा सुअर, तेरी नस्लें सुअर, सुअर कहूंगा। दोनों की आवाज नीचे, नहीं, इस तरह के शब्द पे जाते हैं। देखिए, जब मैं ना चिल्ला रहा, दोनों को मौका दे रहा हूं, सबको दे रहा हूं, और कम से कम दर्शक क्या सोचता है यहां से, क्या देश की सुरक्षा का इतना बड़ा प्रश्न है और आप इस तरीके की इस लेवल की बहस कर रहे हैं? ठीक है, बोलिए अपने जिस 40 सेकंड आप, फिर फहीम। मैं सिर्फ इतनी सी बात ये कह रहा हूं कि अभी सैयद असीम वकार ने कहा कि किरण रेड्डी से, किरण रेड्डी किस पार्टी के थे, किस पार्टी के थे, किसने किया? आरोप लगाने के लिए आरएसएस कभी सरकार में नहीं रहा, और किरण रेड्डी ने किया, उसको गाली नहीं पड़ती, गाली पड़ती आरएसएस को। सैयद असीम वकार, ये जो आपका आंतरिक जो समझौता है ना पार्टियों से, जब सरकार गिरने लगती है मनमोहन सिंह की, तो आप आगे आते हैं बचाने के लिए उसको, जहां जरूरत पड़ती है वहां आप आते हैं, विधानसभा में आप साथ में बैठते हैं उनके, और आप कह रहे हैं हमने माफी मंगवा दी। ये किसके सामने? जनता के सामने। ये क्यों प्रपंच रचते हैं आप? ये प्रपंच रचते ही क्यों हैं? आप एक हैं। आज आपने एक वाक्य भी बोला जो कश्मीर के कांग्रेसी नेता ने बोला, आज एक भी ना आशुतोष मिश्रा बोले, ना सैयद असीम वकार बोले, ना राजकुमार भाटी बोले कि आतंकवादियों को जो मारे गए हैं आतंकवादी, उनको सबको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। एक व्यक्ति नहीं बोला कि राहुल गांधी से सफाई मांगनी चाहिए कि कौन है ये। हाँ, आपको ऐसी तो जानकारी नहीं होती, आपको तो वाह कमाल है, आप प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको मालूम नहीं है। तमाम चैनलों में दिखाई देता है। जो आप सुनवाइए उसमें ये शब्द एकदम नहीं कहा है, क्योंकि आगे बचाव में, आगे सबसे पहले बचाव में आगे सबसे पहले। अच्छा एक बात बताइए आशुतोष जी, आपको तो मालूम नहीं होगा कि जब इमरान खान ने मान लिया कि 26/11 पाकिस्तान की सरजमी से हुआ था, तो आपके दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि ये पाकिस्तान ने नहीं किया, ये आरएसएस ने किया। आशुतोष जी, उस पर भी कुछ बोलेंगे, उस पर कुछ बोलेंगे। आपके नेता भूतपूर्व विदेश मंत्री मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान जाके कहते हैं कि हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने में हमारी मदद करो, हे पाकिस्तानियों, आपके चरणों में पड़ा हुआ हूँ, मैं आपके तलवे चाट रहा हूँ, किसी तरीके से हमें इससे छुटकारा दिलाओ। जिसको मैंने कहा था चाय का स्टॉल लगवा दूंगा यहाँ पर, वो आदमी आज प्रधानमंत्री के पद पर है, इस देश की जनता ने चुना, उसके लिए आप कहेंगे कुछ? उस मणिशंकर अय्यर के बारे में कहेंगे कुछ? आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, और फिर कहेंगे कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। अरे आशुतोष जी, ये मत कहा करिए, लोग हंसते हैं, जनता कहती है कि देखो कितना झूठ बोल रहे हैं। आपके बाकी कई बातों पर भी विश्वास नहीं करते इस कारण से। जो आदमी इतना सफेद झूठ बोलता हो कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन कम से कम जाते जाते एक चीज दर्शकों को बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जिस तरीके की, जिस इंटेंसिटी की यह साजिश रची गई है, और जो डेटोनेटर से लेकर के तमाम वहां पर असला बरामद किया गया है, यकीन मानिए कि किस तरीके से बारूद के ढेर पर हम लोग जी रहे थे। और 2019 से पहले हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी जिहादी साजिश थी। तो अभी वो पॉलिटिकल पार्टीज, वो कम से कम धार्मिक नेता या धार्मिक दल अपने छोटी छोटी चीजों के लिए अगर अब भी इन चीजों को दरकिनार करते रहेंगे, अपने छोटे हित साधते रहेंगे, यकीन मानिएगा देश से सबसे बड़ा धोखा वही कर रहे हैं। और अंत में हमारी डिबेट का टेक यही है, जो आतंकियों के दोस्त हैं वो देश के दुश्मन हैं। मजहबी आतंक हर धर्म के खिलाफ है, और आतंक के खिलाफ लोकतंत्र की जीत जरूरी है। और लेकिन अंत में जाते जाते एक चीज और, मुझे आज कम से कम एक डिसअपॉइंटमेंट हुई कि असीम वकार, आपसे भी आपने नपुंसक शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आप भी आपाक हो गए। ये बेहद दुखद है, ये बेहद दुखद है, ये बेहद डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से सुन रहे थे, उसके बाद से मानो उनको ऐसा लगा कि अब इन पे विश्वास नहीं हो रहा। असीम वकार और प्रेम शुक्ला, ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था कि आज इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, और उम्मीद ये करूंगा कि आज पूरा देश देख रहा है कि दोबारा जब आपसे मुलाकात हो, कम से कम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो ना हो, क्योंकि जवाबदेही आप दोनों की मेरी प्रति नहीं है सर। मैं तो टेलीविजन की आवाज नीचे भी कर सकता हूं। जवाबदेही इस देश के प्रति है, जवाबदेही इस जनता के प्रति है सर। दोनों को, मैं दोनों को कह रहा हूं, दोनों के लिए भाषा जो है संयमित होनी चाहिए, वरना कम से कम इस भाषा का मेरे मंच पे तो कोई प्रयोग नहीं है, कोई जगह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोकर स्पेशल एडिशन में इतना ही खबरें लगातार।